वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 30 जुलाई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल 44th चेस ओलंपियाड के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में 44th चेस ओलंपियाड को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंडोर स्टेडियम से यानी कि चेन्नई से स्टार्ट किया, जिसके बाद ये न्यूज में आ गया। देखिए, जो चेस ओलंपियाड है वो इस बार भारत में होने वाला है, इतना तो आप सभी लोगों को पता ही है। तो ये कई बार न्यूज में आएगा, अभी आने वाले समय में भी लगातार न्यूज में आता रहेगा। अगर कुछ खास बात होगी तो हम जरूर से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो चेस एक प्रकार का गेम है। वैसे तो आज ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कई सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं चेस के, लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया से है। इसके जो रिटर्न सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं वो भविष्य पुराण से हैं, जो कि गुप्ता पीरियड के दौरान कंपाइल किया गया। देखिए, 18 पुराण है, पुराणों में जो जानकारियां लिखी गई हैं वो ऐसा माना जाता है कि उसके पहले की हैं। हालांकि इनका कंपाइलेशन तो गुप्ता पीरियड के दौरान हुआ है, क्योंकि उसके पहले जो नॉलेज होती थी उसे श्रुति परंपरा के माध्यम से, मतलब जो टीचर्स होते थे वो अपने स्टूडेंट्स को याद करवा देते थे और वो आने वाली जनरेशन को पास ऑन करते थे, तो उसको बिना डॉक्यूमेंट किए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भेजा जाता था। तो पुराणों को डॉक्यूमेंट किया गया है 4वीं शताब्दी के आसपास गुप्ता पीरियड में। तो जो 18 पुराणों में से एक पुराण है भविष्य पुराण, उसमें चेस का जिक्र मिलता है और उसका जो नाम वहां पे मेंशन किया गया दैट इज चतुरंग। उसे ही चेस का एंसेस्टर माना जाता है, वहीं से माना जाता है ये गेम ओरिजिनेट होता है। हालांकि चेस का जो एक डैशबोर्ड है वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी मिलता है। इससे अंदाजा लग जाता है कि चेस का जो ओरिजिन है वो इंडिया में 2000 BC या उसके पहले का है। रिटन सोर्सेज भले ही बाद में मिलते हों, तो मतलब चेस जो है दैट इज द गेम जिसका ओरिजिन इंडिया से माना जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो चेस का डैशबोर्ड मिला है वो किस लोकेशन से मिला है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो जो चेस ओलंपियाड है ये एक प्रकार का टूर्नामेंट है जो 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। दुनिया भर से कई सारे देश अपने प्लेयर्स को भेजते हैं, वो टीम्स आती हैं जो अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती हैं। पहली बार ये जो ऑफिशियल चेस ओलंपियाड था इसे यूके के लंदन में 1927 में ऑर्गेनाइज किया गया। इसे ऑर्गेनाइज करवाने वाली संस्था का नाम है फिडे, जो ये डिसाइड करती है कि टूर्नामेंट कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा और कौन सी कंट्री से होस्ट करेगी। यहां पर देखिए, जो चेस ओलंपियाड है इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम इसमें डिब्यूट किया 1956 में। इसके बाद हमने इसमें हिस्सा लेना शुरू किया। वैसे तो देखिए चेस का ओरिजिन इंडिया में है, लेकिन इंडिया ने कभी भी चेस की इस ये जो टूर्नामेंट है इसे डोमिनेट नहीं किया है। अच्छी बात है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इसे ऑर्गेनाइज करवा रहा है। इंडिया को एक बार इसमें गोल्ड मेडल मिला था 2020 में, हालांकि हम ज्वाइंट विनर रहे थे रशिया के साथ, और 2 बार हमें ब्रोंज मेडल भी मिला है, 2021 में एक बार और एक बार 2014 में। जो 44th चेस ओलंपियाड है इसका जो मस्कट है, शुभंकर हिंदी में कहा जाता है मस्कट को, वो है थंबी। थंबी एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है लिटिल या यंगर ब्रदर, यानी कि छोटा भाई, और थंबी कुछ ऐसा दिखता है। मस्कट या फिर शुभंकर इसलिए बनाया जाता है ताकि आप उस पार्टिकुलर इवेंट को या प्रोडक्ट को और अच्छी तरीके से पॉपुलराइज कर सकें। तो थंबी इज द मस्कट जो इस ओलंपियाड के लिए तैयार किया गया है। सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया में जहां की चेस का ओरिजिन माना जाता है, पहली बार यह चेस ओलंपियाड हो रहा है। और एशिया में भी 1992 में लास्ट टाइम हुआ था। 3 दशक के बाद ये एशिया में हो रहा है। लास्ट टाइम इसे फिलीपींस ने होस्ट किया था। जो चेस ओलंपियाड है इस बार बहुत बड़ी संख्या में कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इनफैक्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज इस बार पार्टिसिपेट करने वाली हैं और हाईएस्ट नंबर ऑफ एंट्रीज वुमेन्स सेक्शन में भी दर्ज की जा रही है। पहली बार चेस ओलंपियाड में टॉर्च रिले निकाला गया, जैसे कि ओलंपिक्स में निकाला जाता है। देखिए, पाकिस्तान ने तो साफ कह दिया है कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बिकॉज जो टॉर्च रिले है वो जम्मू एंड कश्मीर गया, तो इससे पाकिस्तान बहुत नाराज हो गया। उसने कहा कि नहीं, हम तो नहीं आएंगे। उनको तो वैसे भी नहीं आना था, खैर नहीं आएंगे तो कोई समस्या की बात भी नहीं है। चाइना भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, हालांकि चाइना के रीजंस डिफरेंट हैं। चाइना ने हाल फिलहाल की किसी टूर्नामेंट में दुनिया के पास पार्टिसिपेट नहीं किया है, और इसका जो बेसिक रीजन है वो कोविड-19 बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो कोविड है वो काफ़ी तेजी से फैल रहा है, एंड दैट इज रीजन कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं दुनिया की किसी भी टूर्नामेंट में। सिमिलरली रशिया के ऊपर भी डोपिंग के कई सारे आरोप लगे रहे हैं, तो उनके ऊपर भी सैंक्शंस हैं। तो बहुत कम संभावना है कि रशिया के प्लेयर्स भी इसमें शामिल हो पाएंगे
अगर कुछ एक प्लेयर्स शामिल हो पाएंगे तो रसिया पार्टिसिपेट करेगा, नहीं तो उनका पार्टिसिपेशन भी काफी मिनिमल रहने वाला है। स्टिल बहुत बड़ी संख्या में कंट्रीज इस ओलंपियाड में शामिल हो रही हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल समुद्रयान मिशन के बारे में है। हाल ही में साइंटिस्ट ने बेसिक वर्जन तैयार कर लिया है ह्यूमन कैरिंग शेल का। समुद्रयान मिशन के लिए चेन्नई की कोस्ट पे इसे अभी टेस्ट किया गया है। समुद्रयान नाम से स्पष्ट है, समुद्र में जाने वाला एक यान। अच्छा, हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि स्पेस में तो हम लोग बहुत मुश्किल से जा पाते हैं, चांद पे, आउटर स्पेस में, मंगल पे तो तैयारी चल रही है, अभी तो कुछ खास हम वहाँ कर भी नहीं पाए हैं, रोवर्स वगैरह भेज पाए हैं और हमने तो अपना एक ऑर्बिटर भेजा हुआ है। लेकिन समंदर की हमें अच्छी जानकारी है। समंदर में कोई भी देश सबमरीन्स के माध्यम से जा सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है और समंदर के बारे में हमें ऑलमोस्ट सब कुछ पता है, ऐसा हमने एक जनरल सा परसेप्शन बना रखा है, बट ऐसा है नहीं। डीप सी में जाके एक्सप्लोर करने की क्षमता बहुत ही कम देशों के पास है। समंदर की गहराई में एक्सप्लोरेशन करना उतना ही टफ है जितना कि स्पेस में जाकर, एंड दैट इज रीजन कि डीप सी में जाके, समंदर की गहराई में जाकर एक्सप्लोर करने की क्षमता दुनिया के चुनिंदा देशों के पास है, जैसे कि यूएस, रसिया, फ्रांस, जापान और चाइना। और इंडिया का ये जो समुद्रयान मिशन है, इस लिहाज से ये काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है, बिकॉज इसके बाद हमारे पास होगी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज, जिसके बाद हम इस प्रिविलेज लिस्ट में आ जाएंगे, कुछ ऐसे देशों की श्रेणी में जिनके पास ये क्षमता है कि वो समंदर की गहराई में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को और नई नई जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में ये भावना है कि समंदर की गहराई में जाके एक्सप्लोर करना बहुत आसान है और ये कोई भी देश कर सकता है, तो ऐसा कतई नहीं है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो सभी देशों के पास अवेलेबल नहीं है। आपको बहुत हाई क्वालिटी सबमरीन चाहिए होती है जो अच्छे से एक्सप्लोर कर सके, समंदर के भीतर के चैलेंजेस को हैंडल कर सके और जो भी लोग वहां पे जा रहे हैं एक्सप्लोर करने, उन्हें सस्टेन करवा सके। 2019 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी यानी कि नियोट ने अनाउंस किया था समुद्रयान मिशन को। ये डीप ओशन मिशन है, इंडिया का ये पहला मैन्ड ओशन मिशन है जहां पर हम समंदर की गहराई में जाके एक्सप्लोर करेंगे। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल होगा जिसमें 3 ह्यूमन बींग्स को ले जाया जाएगा 6000 मीटर की गहराई पर। समझिए, पानी में 6 किलोमीटर की गहराई पर हम जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे साइंटिफिक सेंसर्स एंड टूल्स की मदद से। जो सबमर्सिबल व्हीकल होगा, काइंड ऑफ सबमरीन कह लीजिए आप, ये एक्सप्लोर करेगा समंदर की गहराई को, वहां पे कई सारे रिसोर्सेस को, जैसे कि गैस हाइड्रेट्स, पॉलीमेटेलिक मैग्नीज नोड्यूल्स जो कई सारे मिनरल्स के मेटल्स के बने होते हैं, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स, कोबाल्ट क्रस्ट, और इन्हें 1000 से 5500 मीटर की यानी कि 1 किलोमीटर से 5.5 किलोमीटर की डेप्थ पे हम जाके एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ये सबमर्सिबल 12 घंटों तक ऑपरेशनल रह सकता है समंदर की गहराई में, और अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो ये 96 आवर्स तक जो भी लोग वहां पे एक्सप्लोरेशन के लिए गए हैं उन्हें सुरक्षित रख पाएगा। इन बिटवीन हमें उन्हें रेस्क्यू कर लेना होगा और साइंटिफिक जो पर्सनल है वो इसके माध्यम से डीप सी एरिया को एक्सप्लोर कर पाएंगे डायरेक्ट इंटरवेंशन के माध्यम से। होपफुली आप समुद्रयान मिशन के बारे में और इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में, दोनों के बारे में समझ गए हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सस्पेंशन के बारे में है। हाल फिलहाल में राज्यसभा और लोकसभा से मिला के 27 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया क्योंकि वो हाउस की प्रोसीडिंग को हिंडर कर रहे थे, वहां पे दिक्कतें पैदा कर रहे थे। अब यहां पर देखिए, राज्यसभा में जो सस्पेंशन हुआ वो तो 1 हफ्ते के लिए हुआ कि जितना भी हफ्ते का समय बचा हुआ है आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हाउस की प्रोसीडिंग में। लोकसभा में जो सस्पेंशन हुआ है वो तो पूरे सेशन के लिए हो गया कि अब आप पूरे सेशन में बैठोगे ही नहीं। रूल्स बनाए गए होते हैं ताकि पार्लियामेंट अच्छी तरीके से काम कर सके, मींस लोकसभा और राज्यसभा। इसके लिए 1952 में कानून बनाया गया, रूल बनाए गए कि कैसे हाउस काम करेगा। बहुत लंबे समय तक इसमें कोई बदलाव भी नहीं किया गया। इसमें देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार होता है कि जो भी हाउस की कार्यवाही है वो अच्छे से चलती रहे। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसे डिसरप्ट करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले तो उन्हें चेतावनी दी जाती है कि आप ऐसा मत करिए, नहीं तो आपको हाउस के बाहर कर दिया जाएगा। अगर वो चेतावनी को नजरअंदाज करके बार बार हाउस को हिंडर करते रह जाएं तो फिर उनके नाम को लिस्ट कर दिया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, उनका नाम मेंशन कर दिया जाता है और उसके बाद हाउस एक मोशन लेकर आता है और उस मोशन के माध्यम से उन्हें हाउस से सस्पेंड कर दिया जाता है एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए या फिर पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर देते हैं। ये पहले का मैकेनिज्म था। 2001 में लोकसभा ने अपने रूल्स में कुछ बदलाव किया और स्पीकर को कुछ और अधिकार दिए गए। ये कहा गया कि स्पीकर अभी तक केवल नाम मेंशन कर सकते थे, उसके बाद हाउस को मोशन पास करना पड़ता था सस्पेंड करने के लिए। अभी कहा गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्पीकर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम मेंशन कर दें कि ये हाउस को डिसरप्ट कर रहे हैं तो वो 5 दिनों के लिए ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे या फिर पूरे सेशन के लिए, और इसके लिए उनके सस्पेंशन के लिए कोई मोशन लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कुल मिला के लोकसभा के स्पीकर अब ज्यादा एम्पावर्ड हैं हाउस को ऑर्डरली मैनर में चलाने के लिए। हालांकि राज्यसभा ने इस संबंध में अभी तक कोई भी रूल पास नहीं किया है। इसका मतलब वहां पे अगर किसी को सस्पेंड किया जाएगा
तो मोशन लाना पड़ेगा, उस मोशन के माध्यम से उन्हें सस्पेंड करेंगे। कोर्ट क्या इस मामले में इंटरवीन कर सकता है? इसका मिसयूज भी तो हो सकता है। देखिए आर्टिकल 122 ये कहता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में जो कोर्ट है वो इंटरवीन नहीं करेगा। मतलब वहां कैसे काम होता है वो वही देखेंगे, आपको इंटरवीन करने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन सपोज करिए कि कोई कह दे कि आप 2 साल तक हाउस की प्रोसीडिंग में आओगे ही नहीं, तो फिर आप एक पार्टी की मेजॉरिटी को गिरा देंगे ना, मतलब उनके मेंबर्स वोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सस्पेंडेड हैं, बिल्स पास नहीं होंगे। या अपोजिशन के मेंबर्स को आपने बाहर कर दिया तो आप अपोजिशन को वीक कर दोगे, ऐसा हो सकता है। इसीलिए कोर्ट ने इंटरवीन किया है जब भी आवश्यकता पड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पर 2021 के मानसून सेशन में महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली ने 12 एमएलएज को सस्पेंड कर दिया। थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाए तो वो 12 एमएलएज अपोजिशन पार्टी के थे, जो उस समय अपोजिशन में वहां पे गवर्नमेंट थी, दैट वाज गवर्नमेंट के अपोजिशन में जो पार्टी दैट वाज बीजेपी। तो बीजेपी की 12 मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि अभी जो महाराष्ट्र का पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस था आप उसके बारे में जानते हैं, हमने चर्चा करी थी, जहां पर शिंदे जी ने डिफेक्ट किया और बहुत सारे मेंबर्स को लेकर वो पार्टी से बाहर निकल गए, बीजेपी के साथ उन्होंने खुद को अलाई कर लिया। क्योंकि जो लोग पार्टी छोड़कर गए उनकी संख्या 2/3 से ज़्यादा थी, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के एम्बेट के बाहर चले गए और अभी बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली है। लेकिन उस समय वहाँ पे सरकार बीजेपी की नहीं थी, तो अपोजिशन में रहने के बाद उनके 12 मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया। तब ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए ये गलत बात है, ये एक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और दूसरा ये इरेशनल भी है कि आप मेंबर्स को इतने लंबे समय के लिए सस्पेंड कर दें। इस तरीके से तो आप हाउस के कामकाज को रोक देंगे ना, फिर लेजिस्लेटर्स काम कैसे करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो सेशन है पूरे सेशन के लिए वो सस्पेंड रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो रिवाइव हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो ये तो एमपीज के सस्पेंशन का मामला हो गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गिफ्ट सिटी के बारे में है। फास्टेस्ट ग्रोविंग इकोनॉमी है इंडिया पूरी दुनिया में। गिफ्ट सिटी को लेकर एक आर्टिकल आया था, उसी रेफरेंस में ये पूरा मामला न्यूज में है। उसमें ये बताया गया कि जो गिफ्ट सिटी है वो काफ़ी तेजी से इंडिया की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ को मदद दे रहा है पूरी दुनिया में एक्सपेंड करने को लेकर, और इंडिया को एक फाइनेंशियल हब बनाने को लेकर पूरी दुनिया में एक पाइवोटल रोल प्ले कर रहा है। गिफ्ट सिटी, जिसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। सिटी कहने का मतलब यह है कि आपने एक एरिया तैयार कर दिया, उस एरिया में आपने वो हर बेसिक इंफ्रा डेवलप किया जिससे कि कई सारी कंपनीज वहां पर अपने स्टैब्लिशमेंट लगा सकें, दुनिया भर के जो लोग हैं वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकें, और जब यहाँ पर आकर कई सारी कंपनीज लगेंगी, इन्वेस्टमेंट होगा तो कई सारे लोग रहेंगे, तो अगर लोग रहेंगे तो यहाँ पर आपको कॉलोनी डेवलप करनी पड़ेगी ताकि लोग रह सकें, और जब लोग रहने लगेंगे, कॉलोनी आप डेवलप करोगे तो फिर आपको यहाँ पे पार्क बनाना पड़ेगा, स्कूल बनाना पड़ेगा, हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी, रोड बनाना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको एक पूरी सिटी डेवलप करनी पड़ेगी, एक ऐसी सिटी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की वजह से आपको डेवलप करनी पड़ रही है। बिल्कुल इसी रूप में गिफ्ट सिटी को डेवलप किया गया गुजरात के गांधीनगर में, ताकि वो एक फाइनेंशियल हब के रूप में काम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगें। इसके लिए आपको उन्हें टैक्स इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, और टैक्स इंसेंटिव्स देने के लिए आपको वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी कि SEZ भी बनाने पड़ेंगे ताकि कंपनीज आए। नहीं तो आप एक एरिया डेजिग्नेट कर भी दोगे, इंफ्रा लगा भी दोगे, तो कोई वहाँ पे जाके कंपनी लगाएगा क्यों? कंपनी तब लगाएगा जब उसे टैक्स में फायदा होगा। तो जो गिफ्ट सिटी है वो एक एरिया है गांधीनगर गुजरात में, जहाँ पे बहुत सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं। वहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी कि SEZ है, जहाँ पर जो भी कंपनीज हैं वो जाकर अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कर सकती हैं। वहाँ पर देश का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी डेवलप किया गया। अब देखिए जो फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स होते हैं वो एक्चुअली में जो भी कंपनीज या इन्वेस्टर्स दूसरे देशों से भारत में आ रहे हैं, उन्हें लॉ, अकाउंटेंसी या टेक्नोलॉजी की जो भी मदद चाहिए वो यही देते हैं। तो अगर कहीं पर IFSC है तो जो इन्वेस्टर्स हैं या बाहर के जो एंटिटीज़ हैं वो आने में थोड़ा ईज महसूस करते हैं कि चलो IFSC से कॉन्टैक्ट कर लेंगे, जो मदद चाहिए ले लेंगे और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पे शुरू कर देंगे। एक्सक्लूसिव डोमेस्टिक टैरिफ एरिया भी है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे डोमेस्टिक टैरिफ ही लागू होता है, तो उस एरिया को DTA कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा गिफ्ट सिटी को डेवलप किया गया है। सोशल इंफ्रा भी डेवलप किया गया है, जैसे स्कूल, मेडिकल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल भी प्रपोज्ड है, बनेगा अभी। गिफ्ट सिटी बिजनेस क्लब बनाया गया है, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी बनाई गई है। कुल मिला के वो सारी फैसिलिटीज़ जो इंसानों को रहने के लिए ज़रूरी है। इंटीग्रेटेड वेल प्लान्ड रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट भी है गिफ्ट सिटी में, मतलब लोग रहेंगे ना, वही मैं कह रहा था, जो आपको फ्लैट्स बनाने पड़ेंगे, हाउसिंग बनानी पड़ेगी। कुल मिला के इस तरीके से इसे डेवलप किया गया है कि ये वॉक टू वर्क सिटी है, वहाँ जाइए, रहिए और अपनी एक्टिविटीज़ फाइनेंशियल करिए, कोई टेंशन की बात नहीं। पहली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को यहीं गिफ्ट सिटी में स्टैब्लिश किया गया। गिफ्ट IFSC जो है वो सारी सर्विसेज देता है कैपिटल मार्केट की, ऑफशोर इंश्योरेंस, ऑफशोर बैंकिंग एंड एसेट मैनेजमेंट, एयरक्राफ्ट एंड शिप लीजिंग, एंसिलरी सर्विसेज। आप कोई भी सामान बना रहे हो तो उस सामान को बनाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स चाहिए तो उसे एंसिलरी सर्विस कहा जाता है। आप गाड़ी बना रहे हो तो आपको सीट बेल्ट चाहिए
तो वो एंसिलरी सर्विस है, सीट बेल्ट बनाने वाली कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके से सारी सर्विसेज ये IFSC दे देता है। यहाँ पे 2 इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैं जो 11 बिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम कवर करते हैं। आने वाले समय में यहाँ पे एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भी ऑपरेशनल होने वाला है। जो IFSC है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी के बाहर के जुरिस्डिक्शन के कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करता है, जिससे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज काफ़ी तेज़ी से इस एरिया में बढ़ रही हैं। तो ये इंडिया को इकोनॉमिकली एम्पावर करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 11th एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में है। अभी इसे स्टार्ट किया जाने वाला है। ये स्टार्ट हो जाएगा अगस्त 2022 से और ये 11वां फील्ड वर्क के माध्यम से किया जाने वाला एग्रीकल्चर सेंसस होगा। ऐसा पहली बार होगा कि इस सेंसस में जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे दैट विल बी थ्रू स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। इसके पहले पेपर पेन से डेटा कलेक्ट होता था, अब स्मार्टफोन और टैबलेट मिलेगा जो लोग डेटा कलेक्ट करने जाएंगे। कई सारी जानकारी इकट्ठा की जाती है एग्रीकल्चर को लेकर। कितने लोग हैं जिनके पास ज़मीन है, उनके पास कितनी ऑपरेशनल होल्डिंग है जिस पे वो खेती करते हैं, साइज़ क्या है उसका, क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस तरीके से ज़मीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेनेंसी की क्या मैकेनिज्म है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। और ऑपरेशनल होल्डिंग क्या है, जितना जो लैंड एरिया है वो एक्टिव है। 5 साल में एक बार ये सेंसस करवाया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ के भीतर जो आता है वो इस सेंसस को कंडक्ट करवाता है। पहली बार ये सेंसस 1970-71 में करवाया गया था और जो इसका 10th एडिशन था वो 2015-16 में हुआ। तो अब ये 11th है ना। तो अब आइए रिवीजन कर लेते हैं। 44th चेस ओलंपियाड, मस्कट है बिंग ड्वेन ट्वेन, गलत है। थम्बी है, अभी तो हमने पढ़ा था ना। गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर, सही है। MPs का सस्पेंशन, राज्यसभा ने ऑटोमेटिक सस्पेंशन का मैकेनिज्म ऑप्ट नहीं किया है जैसे कि लोकसभा में है, ये सही है। एग्रीकल्चर सेंसस 10 साल में एक बार होता है, गलत है। 5 साल में एक बार होता है। तो हमारा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।